हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई। क्या हो गया? माइक में आवाज तो ठीक नहीं आ रही? क्या क्या हुआ? सब ठीक है ना? कौन कह रहा है कि माइक में इशू है? आवाज ही नहीं आ रही भाई। स्वाद आ रहा है सर। अरे तुम आवाज ले लो फिलहाल के लिए, स्वाद क्लास के बाद में ले लेना। फिलहाल के लिए आवाज ले लो, स्वाद क्लास के बाद में ले लेना, ठीक है ना? आ जाओ मेरे भाई। देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आज की क्लास की हेडिंग, कल हमने पढ़ा था फॉर्मेशन। और आज, अरे क्यों नहीं चेंज हो रहा? हो जा भाई। अरे 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 अरे, अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, अरे मुन्ना 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 मुन्ना। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई वर्किंग। कुछ ज्यादा ही मोटा पेन हो लिया। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। संविधान सभा का जो काम किया था उसने, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो कल तक हमने जो पढ़ा था उसको ये कौन सा पेज खुला हुआ है? कल तक हमने जो पढ़ा था हम उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, अरे 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 अरे, देखो मेरे भाई, जब वर्किंग की बात करी थी तो हमने ये कहा था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? कल वाली कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कल मेरे भाई हमने ये पढ़ा था कि 9 दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग हुई थी। क्या क्या पढ़ा था? कि 9 दिसंबर, कल ये पढ़ा था कि जो 9 दिसंबर 1946 था, इस 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और फर्स्ट मीटिंग के साथ साथ इसी में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी मेरे भाई, वो 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या काम किया गया था? इस दिन भैया एक तो प्रेसिडेंट बनाए गए थे जिन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट कहा जाता है। और वो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे बोल लो थोड़ा सा। माना कि तुम्हारी आवाज नहीं आती होगी, तुम्हारे इमोशंस तो हम तक आ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा बोल लिया करो भाई। थोड़ा सा बोल लिया करो, ठीक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। इसके अलावा बात करें तो यहीं पर बनाए गए थे वाइस प्रेसिडेंट भी। तो वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो मैंने बताया था आपको एच.सी. मुखर्जी को। लेकिन आगे चल करके एक और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो भी मैंने बताया था आपको। कौन से? वी.टी. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी, ये सिर्फ नाम है, हिंदी इंग्लिश करना मत, सब कल करा चुका हूं। इसके अलावा यहीं पर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी, संवैधानिक सलाहकार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की अगर बात करें, या फिर जिसको संवैधानिक सलाहकार कहा जाएगा, वो कौन बनाए गए थे? बी.एन. राव। इसके अलावा जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इस मीटिंग में? इस मीटिंग में भैया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मूव किया था। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव, मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को मूव किया गया था। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मैंने आपको बताया था, और क्या बताया था? 22, पक्की बात है, जनवरी 1947। तो इस दिन भैया 1947, इस दिन क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन passed by, objective resolution was passed by कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के द्वारा इसे पास किया गया था। समझ गए भाई? एक्सेप्ट किया गया था। बहुत बढ़िया। कल हमने कहानी यहां तक पढ़ी थी कि हमारी संविधान सभा बन चुकी है, अध्यक्ष बन चुका है, उपाध्यक्ष बन चुका है, सलाहकार बन चुका है, और हमारे पास उद्देश्य प्रस्ताव भी है कि हमें संविधान में किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और भैया सबने ये कह भी दिया है कि ठीक है, हम इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे।
अबे 46 कैसे हो जाएगा गधे आदमी? 1946 का जब दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में से तू जनवरी में पहुंच जाएगा, इसका मतलब है तू यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ से बैक डेट में पहुंच जाएगा, तेरे पास डोरेमोन का एनीवेट डोर होगा, ये क्या बोलते हैं वो टाइम मशीन जो भी है, हैं? तो कैसी बातें करता है? हाँ, यूनानिमसली एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसकी हमने बात करी थी। तुम्हारे किसी दिन ऐसे नहीं होता, किसी को पकड़ कर जैसे गांव में नहीं लड़ाई पड़ाई सी हो जाती है, चांटे चांटे बजाए जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा लग रहा है। एक कह रहा है कि इसको 22 दिसंबर कर दो जनवरी की जगह, तुम्हारे 1948 कर दो सर। तुम्हारे ऐसे पकड़ करके ना, ऐसे वो बोलते हैं ना, चांटे 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 बजाए जाए आधे घंटे, जब तक क्लास चली ऐसा करा जाए जैसे क्लास ये बंद होगी तब जाके बंद करने, धड़ 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 धड़, ऐसे करके जो है शुरू किया जाए तुम्हारा। अरे बेवकूफ आदमी हो। चलो, ये सब कुछ हो गया, तो संविधान सभा बन चुकी है, अध्यक्ष बन चुका है, उपाध्यक्ष बन चुका है। अरे भाई क्या हो रहा है यार, ये है भाई क्या? चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो। तो हमने अभी तक संविधान तो बनाया नहीं है, और जब संविधान बनाया नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो भैया हम एक काम करते हैं, हमने नहीं बनाया हुआ तो क्या हुआ, इस दुनिया में तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। हमने नहीं बनाया हुआ तो क्या हुआ, इस दुनिया में बहुत सारे, अरे कल वाला चेंज कर लेना। वो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ, तो हमने क्या किया, 15-20 देशों का संविधान, मतलब 15-20 का 50-60 देशों का संविधान बना लिया, मंगा लिया। अब उसको कौन पढ़े और कौन डिसाइड करे कि हमारा क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? तो फिर ये डिसाइड किया गया कि हम कितने लोग हैं, लगभग 225 लोग थे। तो क्या किया गया कि छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएं। अब भाई हर आदमी, देखो अगर संविधान आपको दे दोगे, आप क्या करोगे, सबके सब प्रेसिडेंट पढ़े जा रहे हैं, पूरे के पूरे 200 लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जुडिशरी, बस इन 3-4 टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं। कोई नहीं पढ़ रहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होंगे, डिस्प्यूट्स क्या होंगे, है ना, कौन सी किसकी पावर्स होंगी, इमरजेंसी पावर्स पे क्या किया जाएगा, इन चीजों को कोई नहीं पढ़ेगा। तो भैया ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भैया सबको अपने अपनी काम देना पड़ेगा। चाहते कहते हैं ना कि कोई काम करना हो, छोटे छोटे ग्रुप बांट दिए जाते हैं, भैया तेरा काम ये है, तेरा काम वो है, तेरा काम वो है। ऐसे ही क्या किया गया, बहुत सारे देशों का संविधान मंगा करके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए। और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, इनको सब सारा काम समझा दिया गया। जैसे इससे कह दिया गया भैया तू फंडामेंटल राइट्स पढ़ेगा, मतलब सारे देशों के संविधान में ये 5-6 लोगों का ग्रुप होगा, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेगा। ये सारे देशों के संविधान में सबको डीपीएसपी को देखेगा। ये सारे देशों के संविधान में फ्लैग से संबंधित क्या चीजें होंगी, इनको देखेगा, है ना। ये ऑर्डर एंड बिजनेस है, सब सारी समितियां सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसको देखोगा। इसको टेम्परेरी कमेटी बना दी गई आपका फंडामेंटल राइट्स पे। इसको यूनियन पावर कमेटी बना दिया गया, यूनियन से संबंधित क्या पावर होनी चाहिए उसको देखेगा। ये आपको लिखने नहीं है, मैं बताऊंगा। इसको स्टेट पावर कमेटी, ये तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस समझाने के लिए आपको। स्टेट पावर कमेटी बना दी गई, ऐसे ही करके बहुत सारी समिति बना दी गई, और हर किसी में 5-7 15 8 10 15 20 जैसे भी लोग डिवाइड किए गए वो बना दिए गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस समिति में भी होंगे और इस समिति में भी ले होंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हो सकता है वो 2 समितिज में होंगे। जवाहरलाल नेहरू हैं जैसे, वो हो सकता है एक से ज्यादा समिति में हो। तो ऐसी सारी चीजें थी। जब ये सब कुछ सेट कर दिया गया मेरे भाई, तो अब इनसे कह दिया कि अपना अपना काम करो। अब इन्होंने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें 10-12 लोग हैं, वो अपनी ना चलाएं, तो इसका भी एक मुखिया बनाया गया। तो हर समिति का अपना क्या होगा, हेड होगा। हर समिति का अपना हेड होगा। तो एक तो आपको ये याद करने, हर समिति का अपना हेड होगा। अब क्या करेंगी, ये समितियां पहले अपनी रिपोर्ट बनाएंगी। ये फंडामेंटल राइट से संबंधित, ये फ्लैग से संबंधित, ये एडॉक कमेटी, ये यूनियन पावर से संबंधित, ये स्टेट पावर से संबंधित। और जब ये सब कुछ अपना काम कर लेंगी, तो फिर इनके बीच में एक और समिति बनाई गई, जिससे कहा गया भैया तुम एक काम करना, तुम बीच में रहना। तुम क्या करना, तुम बीच में रहना। ये अपनी जैसी रिपोर्ट 5-10 पेज की बना के दें, उसको ले लेना, इसकी रिपोर्ट भी ले लेना, इसकी भी ले लेना, इसकी भी ले लेना, इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, और इसकी भी आ जाएगी। और ये बीच वाली समिति के पास सब लोग अपने 5-10-15 पेज, जिसकी जैसी भी रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपका जो है इकट्ठी हो जाएंगी। और जब इकट्ठी हो जाएंगी सारी की सारी रिपोर्ट, तो भैया तुम क्या करना, उसको अरेंज करना कि पहले कौन सी आनी चाहिए, फिर बाद में कौन सी आनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी कम है। तो उसको सही सीक्वेंस में लगा करके एक फॉर्मेट में एक बढ़िया सी किताब बनाना, उस पर साइड से
पंचिंग वंचिंग करके बढ़िया सी किताब फॉर्मेट कवर चढ़ा करके पेश संविधान बना करके पेश कर देना। इसको बोलना कि संविधान का ढांचा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। ये क्या करेंगे, संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। इसी वजह से इस कमेटी का जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है। इसी को हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। मेरे भाई अगर हम यहां पर बात करें प्रारूप समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो इसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे इस कमेटी में, टोटल 7 सदस्य थे। मैं एक एक के नाम लिखवाऊंगा अभी। 7 सदस्य थे, लेकिन इसके भी तो कोई ना कोई हेड रहे होंगे। तो इसके जो हेड थे वो थे बी आर अम्बेडकर साहब। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है, इन जितनी भी ये कमिटीज हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। भाई ये अपना छोटा सा टॉपिक रेडी करके देते कि ये अपना टॉपिक, ये अपना टॉपिक, ये अपना अपना अलग अलग देशों के संविधान में से पढ़ करके, लेकिन उन सबको कंपाइल करने का काम, फाइनल ड्राफ्ट बनाने का काम, उसको अरेंज करने का काम, सारा काम कौन सी कमेटी करेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया कौन है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया हैं बी आर अम्बेडकर साहब। इसी वजह से बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का जनक। अब समझ में आई, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने संविधान कंप्लीटली रेडी नहीं किया है, संविधान को तो पूरी की पूरी संविधान सभा ने रेडी किया है, लेकिन इन्हें संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे। मैं सारी कमेटी से लिखी हुई दे देता हूं आपको, लो। ला 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 ला। अरे ना ना, ऐसे लिखा हुआ है सारा थोड़ी ना देंगे, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। यूनियन पावर कमेटी देखो लिख लो फटाफट से। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति बोलते हैं इसको। और ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी, कार्य संचालन समिति, कि सारी कमेटियां सही से काम कर रही हैं कि नहीं, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर ये के एम मुंशी। बेटा आकाश, अब मैं तुझे क्या कहूँ, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है टीचर होने के नाते। अब वही है ना कि कुछ पाबंदियां होती हैं जो कुछ कहने से रोक देती हैं बस, तो इस वजह से क्या ही कहा जाए। बट ना तेरे जैसे जो गधे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो फिर ऐसी ये समस्या है। तुम्हें पता क्या लगता है, जीएस एक हलवा है। जीएस इतना छोटा सा सिलेबस है, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा, और जो मास्टर जी करवाएंगे वो इतना करवाएंगे। दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना जो इसके बाहर आएगा, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जो हमारे इस क्लास के बाहर आएगा, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसके बाहर आएगा। तो यही समस्या है सबसे बड़ी, और यही है आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यही जो समस्या है ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कि आपको लगता है कि दुनिया में अगर कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर आ गया ना, तो हम तो गलत जगह पहुंच गए हैं। आपकी जो ये मेंटेलिटी है ना, ये आपको बस भटकाते रहेगी, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। आपको संतुष्टि कहीं जा करके भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपने गधेपन से बाहर निकलिए और चीजों को समझिए।
लिख लिया भाई? नोटेड? नोटेड ना? आ जाइए। ठीक है भाई, चलिए, चलें। इन बेवकूफ़ों को ये तक पता नहीं चलता है कि हमारे बैच में हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, क्या हो गया है, कोई कह रहा है तब से क्लास नहीं है, उस डेट के बाद से नहीं है। अबे उस डेट से पहले जो क्लास हुई है उस क्लास का आखिरी टॉपिक तो पढ़ ले, तुम्हारे बैच में पूरी हो गई होगी इसलिए नहीं हो रही होगी। पागल आदमियों का क्या किया जाए। अगला लिखिए भाई। मैंने क्या बताया? संविधान सभा बन चुकी है, अध्यक्ष बन चुका है, उपाध्यक्ष बन चुका है, सलाहकार बन चुका है, कमिटीज बन चुकी हैं, सब अपना अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो पहले तो यही कमिटीज बनी थी, ये वाली जो है साइड वाली, ये अपना अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। और एट द एंड फिर कौन सी कमेटी बनी? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हेडिंग डालिए ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में लिखना है कि इसमें 7 सदस्य थे। तो भैया हेडिंग क्या डाल दोगे आप? ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। अब बात आती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था मेरे भाई। तो डेट लिखेंगे। कई बार तो डेट पूछ ली जाती है, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम पे 19 अगस्त 1947 में। अब कहोगे सर ये तो आज़ादी के बाद की बात। हाँ, हम आज़ादी पे आ रहे हैं, बस इसके नाम लिख लेते हैं। 19 अगस्त को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे? इसमें 7 मेंबर्स थे। इसमें 7 मेंबर्स हुआ करते थे, यानी कि 7 सदस्य थे, है ना? वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? आइए मैं उन सभी का आपको नाम लिखवा देता हूं। आप भी लिखना शुरू करेंगे, याद तो आपको भी होगा ही। जैसे सबसे पहले लिख लेंगे बी आर अंबेडकर साहब। क्या लिखेंगे? बी आर अंबेडकर। दूसरा लिख लीजिए एन गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा लिखेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। चौथा लिखेंगे के एम मुंशी। पांचवा लिखेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं, लिखते चलो, कहीं सोच रहे हो कि फिर से लिखूंगा। छठवां लिखेंगे, बताओ क्या लिखा जाए? एन माधवराव। एन माधव राव। अच्छा, ये जो एन माधव राव थे ये इनिशियली नहीं थे, इनकी जगह पहले दूसरे थे। तो ही रिप्लेस्ड किसको? बी एल मित्तर। यहां पर बी एल मित्तर थे, लेकिन बी एल मित्तर की होगी थोड़ी सी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो इनका काम फिर किसने किया? माधव राव ने। और अब वो नाम आएगा जिसके पीछे आप पागल हो रहे थे, टीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। और ये भी इनिशियली नहीं थे, ये भी बाद में आए थे, टीटी कृष्णामाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? ही रिप्लेस्ड डीपी खेतान। डीपी खेतान। डीपी खेतान वो व्यक्ति थे जो इनिशियली थे, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी तो तबीयत खराब हो गई थी, इल हेल्थ लिख सकते हो, ड्यू टू इल हेल्थ। इल हेल्थ इनको हटना पड़ा था, और इनकी क्या हो गई थी? डेथ। इस वजह से इन दोनों को रिप्लेस किया एन माधव राव और टीटी कृष्णाचारी ने। ये 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से भैया हेड कौन था? बी आर अम्बेडकर इसके हेड थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मुखिया कौन था, हेड कौन था? बी आर अम्बेडकर साहब। ये है भैया आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य। ये है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य। लिख लीजिए, ये हैं आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य।
लिख लिए? लिख लिए भाई? एक बेवकूफ है, दूसरा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा आया? बेटा तेरी बुद्धि इतनी चलती तो तुझे पता होता कि प्रियम्बल कब पढ़ेंगे हम, और प्रियम्बल में क्या क्या है, और प्रियम्बल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। प्रियम्बल बस तूने ये देख लिया अमेरिका से लिया गया, और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से आया तूने ये देख लिया। हम, अरे बेटा मैं तुझे इंटीग्रिटी भी बताऊंगा कहाँ से आया, मैं तुझे आपका जो है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म भी बताऊंगा, मैं तुझे सोशलिज्म भी बताऊंगा, है ना, मैं तुझे रिपब्लिक भी बताऊंगा, मैं तुझे डेमोक्रेटिक भी बताऊंगा, मैं तुझे जस्टिस भी बताऊंगा कहाँ से आया है, मैं तुझे ये भी बताऊंगा द पीपल ऑफ इंडिया जहाँ से शुरुआत हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो द वी द पीपल ऑफ इंडिया जहाँ से शुरुआत हो रही है वो कहाँ से लिया गया है। मैं तुझे ये भी बताऊंगा मेरे भाई प्रियम्बल कहाँ से आया, उसकी भाषा कहाँ से आई, उसकी वोकैबुलरी कहाँ से आई है, उसको किसने क्या कहा, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, उसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है ना, उसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसके द्वारा कहा गया है, उसको पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया है, इंट्रोडक्शन किसने कहा, हर चीज हम बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। सर हमें तो एन माधव राव की जगह बीएल मित्र बताया था, बीएल मिश्रा बताया था। अरे बेटा किसने बताया था जरा ये भी तो कर ले याद, ये चीज मैं पिछले 2 क्लास में कह रखा हूँ, पता नहीं तुमने अलग अलग पढ़ा होगा तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो रखी है, वही नहीं सही में आ रही, है ना। कहते हैं ना कि अ, कुछ खाली चीज, जैसे कोई कमरा है ना, एक कमरा है, अब एकदम नया घर बना है और एक खाली कमरा है, अब तुम्हें वहां पे शिफ्ट करना है तो आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक और कमरा है, ये थोड़े दिन पहले बना था, यहाँ पे भैया वो कोई भी आया कया, जैसे ये इसमें कुछ ना कुछ सामान पड़ा है, कहीं जाल लग रखे हैं, कहीं कूड़ा कबाड़ है, कहीं झाड़ू मार रखी है, टूटी चेयर पड़ी है, सब है, तो इसमें कबाड़ पड़ा है। तो अब दिक्कत इस बात की है कि खाली कमरे में जाना बड़ा आसान है शिफ्ट करना, और इस वाले में जहां थोड़ा सामान पड़ा है पहले इसको निकालना, सफाई करना, दोबारा जाना बड़ा मुश्किल है। यही तुम्हारी बुद्धि और खोपड़ी के साथ हो रहा है कि वहां कुछ ना कुछ चीजें ऑलरेडी घुसी हुई हैं। अब पहले तो ये दिखाना कि भैया ये खराब हो चुके हैं, इनको बाहर निकालिए दूसरी लेकर के आते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए भी। तुम्हारा तो घुसती नहीं बुद्धि में। आ जाओ, एक डेट और डालो, ज्यादा नहीं, बताओ क्या डालोगे, बोलो। देखो संविधान को बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन उतना थोड़ी ना जानना है आपको, मैं तुम्हें 7-8 डेट करवाऊंगा, बस उतने में काम चल जाएगा 2 साल 11 महीने की बजाय। तो बताओ क्या डालोगे। जुलाई के महीने डालते हैं, जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, हाँ तो जुलाई डाल दो, 22 जुलाई डाल दो, चलो 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, देखो जो तिरंगा है वो ऑलरेडी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि पहले से यूज नहीं हो रहा है, या पहले बनाया था वो पहली पिंगली वेंकैया जी ने बना दिया था तिरंगा। लेकिन बात ये हो रही है कि इस संविधान सभा ने क्या कहा कि ठीक है, एडॉप्ट किया, एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कि यही हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को, ध्वज को स्वीकार किया, स्वीकार किया, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। समझ में आ गई बात। तो ये तो पिंगली वेंकैया जी ने, ये जो हमारा ट्राई कलर है, हमारा जो फ्लैग है, उसका जो डिजाइन है वो किसने रेडी किया है, डिजाइंड बाय, डिजाइंड बाय किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया, जिसको 22 जुलाई को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन एक समस्या है, यहां तक तो आपने चीजें जान ली, अब संविधान बनना शुरू हो चुका है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक समस्या है। वो समस्या कौन सी है, वो समस्या ये है मेरे भाई, मुस्लिम लीग याद आ रही है आपको, पहले वो कह रही थी कि हमारे लिए अलग देश बनाओ, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान आ गया, उसने कह दिया कोई अलग देश नहीं बनेगा, एक ही देश बनेगा, एक ही संविधान सभा होगी, जो कि भैया भारत देश का संविधान बनाएगी, कोई पाकिस्तान वाकिस्तान अलग नहीं होगा। तो संविधान सभा के इलेक्शन हो गए, 208 सीटें आईएनसी ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती और 15 सीटें अदर्स ने जीती।
लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, 73 सीटों से छोड़ दिया और अलग जाकर के दोबारा से डिमांड करने लगी पाकिस्तान की। जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो फिर ब्रिटिश लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, कर देते हैं देश से अलग, वरना संभावना होने वाली नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर प्लान भेजा, ब्रिटिश सेंट अ प्लान वाया वायसरॉय। यहाँ पर वायसरॉय उस समय पे कौन था, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के माध्यम से उन्होंने एक प्लान भेजा, उसी को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जून की, बात है 3 जून की, 3 या ऐसे डाल दो हेडिंग, माउंटबेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान, इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। कब आया था मेरे भाई ये प्लान, ऑन 3 जून 1947। इस प्लान में क्या कहा गया था, इस प्लान में ये कहा गया कि भाई देखो, भारत जो था उसमें 3 चीजें थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 2 तरीके से था, कैसे कैसे आप लोग जानते ही हो, बताओ जरा कैसे कैसे था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, एक तो क्या था, ब्रिटिश इंडिया, जिसको बोलते थे ब्रिटिश भारत, जिसमें से 11 प्रांत थे, जिसमें से 296 सीटें थी। और दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स, जिन्हें बोला जाता था देसी रियासतें, जिन्हें कहा जाता था देसी रियासतें, जो लगभग कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 562 के आसपास थी, है ना। अब क्या हुआ, ये ब्रिटिश इंडिया किसे कहा जा रहा है, ऐसा भारत जो ब्रिटिशर्स के अधीन था वो क्या था, ब्रिटिश इंडिया। और ऐसा भारत जहां राजा वगैरह रहते थे तो ये प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इसमें भी फिर 2 पार्ट थे, बताओ कौन कौन से, एक तो थे, या ऐसा चलो प्रांत थे, और वो थे चीफ कमिश्नर, वो पूरा ब्रिटिश इंडिया में ही आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश ने कहा, क्या कहा, ब्रिटिश ने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है इसके 2 हिस्से किए जाएंगे। ब्रिटिश इंडिया के कितने हिस्से किए जाएंगे, 2, अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, एमबीपी, माउंटबेटन प्लान। इसके 2 हिस्से किए जाएंगे, एक बनाया जाएगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जहां जहां पर है वहां बनाया जाएगा पाकिस्तान, और एक बनाया जाएगा इंडिया। इंडिया तो है ही, बस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में क्या बनाया जाएगा, पाकिस्तान। और कहां कहां पर था पाकिस्तान आपको पता है, एक तो ये वाला रीजन, और एक ये आज जहां बांग्लादेश है, आज जहां बांग्लादेश है उसकी बात कर रहा है। बांग्लादेश को कल परसों 1971 में बनाया, और बाकी तो फिर भारत रहेगा ही रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, कितने ऑप्शन थे, 3, कौन कौन से, ये चाहें तो भारत को ज्वाइन कर सकती हैं, प्रिंसली स्टेट चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं, और प्रिंसली स्टेट चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। अब इन्होंने कहा जब अलग करना ही है तो फिर ऐसे ही करो, सबको मौका दो, हैं, सबको मौका दिया जाए कि भैया ब्रिटिश इंडिया के तो 2 हिस्से किए जाएंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा। पाकिस्तान 2 जगह बनेगा, एक इधर एक इधर, जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होगा, अभी बताएंगे। और जो इंडिया है वो तो फिर इंडिया रहेगा ही रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स के पास 2 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, इधर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, या फिर अपना स्वतंत्र रहो, अपना इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है सर, भारत चाहता था ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स भारत में आ जाएं, और पाकिस्तान चाहता था ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में चली जाएं। देखते ही देखते भारत की, अच्छा भारत की तरफ से ये जो जिम्मेदारी बनी मिली थी भारत की तरफ से, तुम हो मैं कह रहा हूं ना, एकदम गधे। अबे एग्जैक्ट प्रिंसली स्टेट तो किसी को पता भी नहीं है कितनी थी, ठीक है, ऊपर नीचे ये संख्या लगभग 550, इसको कह देते बेवकूफ प्राणी। भांग भांग तुम घास क्या यार कहलवाते हो तुम ऐसे हैं, मैं बढ़िया सा नहीं लगता, मतलब यहाँ पढ़ाते हुए कहना, मैं इस क्लास के बाहर हूँ तो कह भी दूं, यहाँ इस स्टूडियो में, इस माहौल में पढ़ाते हुए कहना बढ़िया सा नहीं लगता, बिल्कुल बेवकूफ हो। ज्यादातर पेंसिल स्टेट्स को इंडिया ने मिलाया था। अच्छा, भारत की तरफ से ये जो यूनाइटेड करने की जिम्मेदारी थी वो किसको मिली थी, सरदार पटेल को।
भारत की तरफ से सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा गया था कि तुम कोशिश करो और ज्यादातर पेंसिल स्टेट्स को भारत लेकर। अरे ब्रिटिश इंडिया किसे कहते थे? भारत का वो हिस्सा जहां जहां ब्रिटिशर शासन करते थे वो ब्रिटिश इंडिया था। भारत के हर कोने पे ब्रिटिशर्स ने शासन थोड़ी किया है। ब्रिटिश लोगों ने जहां शासन किया है वो ब्रिटिश इंडिया, और जहां शासन नहीं किया वहां राजाओं ने किया, वही प्रिंसली स्टेट्स। तो भैया इसकी जिम्मेदारी मिली थी भारत की तरफ से सरदार पटेल को। सरदार पटेल भाई बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी थे। जो प्यार से मान जाए वो प्यार से, और जो प्यार से ना मान जाए वो हथियार से। ऐसे सरदार पटेल हुआ करते थे, सीधे जाते थे वैसा। सरदार पटेल ने कहा बाढ़ में जान दो, लेटर वेटर लिखना और ये सब कुछ है सीधा सीधा प्रिंट करा लिए पहले से ही, है ना। पहले से ही जितना भी जो नोटिस वगैरह था सब कुछ प्रिंट करा लिया। यहाँ नाम डालने का, एड्रेस डालने का और राजा के साइन करने की जगह छोड़ दी, बाकी सब कुछ शर्तें वर्तें सब पहले से ही लिख ली। और ज्यादातर देखते ही देखते ज्यादातर जो है लोगों को, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला लिया। कुछ जगह हालांकि सरदार पटेल को दिक्कत भी आई, जैसे कि हैदराबाद वाला रीजन है नीचे, ये कह रहा था कि ना 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 हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तो यहाँ दिक्कत आई। जूनागढ़ में दिक्कत आई, जम्मू कश्मीर में दिक्कत आई, तो कुछ जगह दिक्कत भी आई हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन वो बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी थे। मतलब ये मान लीजिए ऐसे जाएगा और भाई क्या हाल चाल है, तो प्रिंसली स्टेट कहता था बढ़िया बढ़िया, कि एक काम करो आ जाओ भारत में मिल जाओ। जो मिल गया वो तो अच्छा है, और जो नहीं मिला उससे कहते थे कोई बात नहीं यार, सबका अपने अपने चॉइस होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है, इंसान को अपनी इच्छा नहीं माननी चाहिए। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा जी हम तो अलग रहना चाहते हैं, देखेंगे पाकिस्तान की तरफ भी जा सकते हैं। कि ठीक है कोई नहीं यार, अपनी इच्छा है चलो। अच्छा ठीक, तुम्हारा अपना डिसीजन हो गया ना? हो गया, चलो ठीक है, नहीं भी मिल रहे तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम दुश्मनी करेंगे, आओ चलो पार्टी वार्टी करने चलते हैं। ले गए उसको। बताओ कहाँ लेके चलोगे, कहाँ चलोगे पार्टी करने? सरदार पटेल किसी प्रिंसली स्टेट के साथ कहाँ गए होंगे पार्टी करने, बताओ कुछ भी। सरदार पटेल पहुंच गए, कहाँ लेके जाओगे? केएफसी नहीं, केएफसी नहीं, डोमिनोज ले चले, मैकडी ले चलते हैं, मैकडी। सरदार पटेल पहुंच गए मैकडी लेके प्रिंसली स्टेट, कि चलो भाई करो क्या करा जाए। उन्होंने कि सरदार पटेल कह रहे कि एक काम करो, एक्स्ट्रा चीज वाला डबल महाराजा बर्गर कर दो। ठीक है वो करवा दिया, दोनों ने खा लिया। उन्होंने कि दूसरा नहीं एक ही करो। पटेल साहब कहने लगे मुझे ज्यादा भूख नहीं है, एक ही कर लेते हैं। एक ही करा गया। अब बात आई पेमेंट करने की, पेमेंट कौन करेगा? सरदार पटेल कह रहे तुम रहने दो, मैं बड़ा हूं ना, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद फिर सरदार पटेल बोले एक काम करो, सुनो तो भाई, क्या ही करोगे यार, पाकिस्तान में कुछ है नहीं और अकेले रहोगे, लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी दिक्कतें। एक काम करो, हे प्रिंसली स्टेट तुम भारत में मिल जाओ। प्रिंसली स्टेट कहने लगा कि भैया मुझे भारत में नहीं मिलना है। कि अरे मिल जाओ ना, वो कह रहा नहीं मिलना है। सरदार पटेल कहने लगे जब भाई तुम हमारे कहने से भारत में नहीं मिल सकते तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती किस बात की, और दोस्ती नहीं तो दावत किस बात की, और जब दावत नहीं तो भाई मैंने पेमेंट किया, मुझे मेरे बर्गर चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बर्गर चाहिए। मुझे मेरा बर्गर चाहिए वापस, बर्गर ऑर्डर किया था ना, मुझे मेरा बर्गर वापस चाहिए। उसने कहा ऐसे कैसे वापस दे दूं, वो तो मैंने खा लिया। कि ना ना ना, मुझे तो मेरा बर्गर वापस चाहिए। उन्होंने कहा दूसरा ऑर्डर कर। ना ना, मुझे वही चाहिए जो मैंने ऑर्डर किया था। और कोई तरीका? कि या तो भारत में मिल जाओ, समझ रहे हो, या तो भारत में मिल जाओ या वो बर्गर दे दे। अब ये भारत में मिल नहीं रहा कि मुझे बर्गर चाहिए, पीछे से निकाली बंदूक रख के कनपट्टी पे, मिल रहा है या बर्गर दे दे। अब बर्गर तो वो दे नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जहां प्यार से बात बन जाए प्यार से, वरना तो ऐसे ही किया। देखो हैदराबाद में क्या किया सरदार पटेल ने। हैदराबाद का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है। अब सरदार पटेल को पता लगी ऐसे मिलना चाहता है। सरदार पटेल ने कहा कोई बात नहीं, आप मिल जाइए, क्या दिक्कत है। सरदार पटेल ने बुलाई आर्मी। आर्मी बुला करके उनको बोला देखो मेरे भाई, एक काम करो सिविल कपड़े पहनो। उनको सिविल कपड़े पहना दिए, सिविल कपड़े पहना करके भेज दिया हैदराबाद। और राजा के यहाँ चारों तरफ आर्मी को फैला दिया। आर्मी को फैलाने के बाद राजा से बोले राजा साहब विंडो खोलो। विंडो खोली कि दिख रही है बंदूक, चलवाऊं सीधा, खोपड़ी में से पार जाएगी। उसने इधर वाली बंद कर ली। उन्होंने कहा दूसरी वाली में भी है, तीसरी वाली में, चौथी, बताओ अभी चलवाऊं? हैं तो मिलना है नहीं मिलना है? यानी कि फटाफट से खत भिजवा रहा हूँ, साइन कर देना। राजा से साइन करा लिए, मतलब हैदराबाद हमारा हुआ। अच्छा इस राजा को लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ शिकायत विकायत करेगा, थोड़ा मामला सेट होगा। ये राजा पहुंच गया यूएनओ, वहां जाके कह रहा कि जी ऐसे ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की तरफ से धमकी दे करके, वहां पर आर्मी भेजी हुई थी और आर्मी भेज करके धमकी दे करके मेरे से साइन करवाए, मैं नहीं मिलना चाहता भारत में। सरदार पटेल से पूछा गया कि तुमने जबरदस्ती साइन करवाए? सरदार पटेल क्या 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 कह रहे हो कि ऐसे ऐसे आर्मी भेजी थी? कि आर्मी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भेजी थी तुमने आर्मी के। बताओ एक भी फोटो दिखा दो इंस्टाग्राम पे, एक भी वीडियो दिखा दो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे कोई वीडियो ही नहीं थी। अरे मैंने तो नहीं भेजी।
कि नहीं भेजे थे कुछ गार्ड, हाँ हाँ कुछ गार्ड भेजे थे, वो तो सिविल कपड़ों में, पुलिस थी ना, ना ना आर्मी नहीं थी, वो क्या थी, पुलिस थी। वो तो ऐसे ही भेजी थी कि अब देखो देश अलग हो रहा है, दंगे वंगे ना हो, लोग आपस में ना बढ़ जाए, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये तो आदमी हो सकता है पैसे वैसे खाली होंगे इसने कहीं से, ना 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 ना, ये गलत है। हैदराबाद को मिला दिया, जूनागढ़ में दिक्कत आई, जूनागढ़ को मिला दिया। जम्मू कश्मीर, आज जिस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आज जिस पीओके की बात करते हैं, अगर पूरी की पूरी पावर सरदार पटेल के पास होती ना भाई साहब, ये पीओके वाला झंझट कभी होता ही नहीं। सरदार पटेल ने 100 बार कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि एक काम करो, बाद में कुछ नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि फिलहाल के लिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो जम्मू कश्मीर का राजा था ना, है ना, हरी सिंह, उसने कहा था कि अभी मैं किसी के साथ नहीं मिल रहा, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ, 1 साल का समय चाहिए, 1 साल बाद मैं डिसाइड करूंगा। इंडिया ने कहा चलो ठीक है। अब वो 1 साल पूरा होने से पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत जा सकता है, तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक कर दिया, इसने मदद मांगी भारत से। जवाहरलाल नेहरू अलग किस्म के आदमी थे, उन्होंने कहा हम क्यों किसी की मदद करें, जब वो हमारा नहीं है तो फिर वो भारत में मिल जाए। तो जब उसने मदद मांगी तो जवाहरलाल नेहरू कहने लगे कि भाई देखो, तुम अभी भारत का हिस्सा नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। अगर हम इस समय मदद करते हैं तुम्हारी, इसका मतलब है कि हम एक इंटरनेशनल वॉर चाह रहे हैं, मतलब एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है, क्योंकि तुम अभी इंडिपेंडेंट हो। और यूएनओ की स्थापना भी अभी अभी हुई है 1945 में, तो हम तुरंत तुरंत हम आजाद हो रहे हैं, लड़ाई में लड़ेंगे, ना ना ना, हम ये काम नहीं करते। तो एक काम करो, तुम भारत का हिस्सा बन जाओ, फिर हम जो है तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। अब इसमें 2-3 दिन का समय निकल गया कि वहां सरदार पटेल गए, फिर हरि सिंह ने साइन किया, फिर दोबारा से जाना आना हुआ, तो इन सब में 2-3 दिन का समय निकल गया, बाकी पाकिस्तान थोड़ा अंदर आ गया। तब फिर जवाहरलाल नेहरू ने परमिशन दी कि भाई ठीक है, यहीं की यहीं रोक दो। तो सरदार पटेल पहले से ही कहते रहे थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सेना अंदर घुस जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा देखा जाएगा। सरदार पटेल बोले कि अभी तो हम कह देते हैं देखा जाएगा, लेकिन जब होता है फिर देखा नहीं जाता। बड़ी समस्या थी। तो यहां पर फिर क्या हुआ, बाद में चल करके जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा आज हो चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने मना किया कि भैया मुझे दे दो, 2 दिन मैं करवाता हूँ इसको खाली, अभी साफ करवा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ आर्मी और पुलिस है, वो कह दूंगा पुलिस से आर्मी भेज के। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब क्या दिक्कत है, अब तो जम्मू कश्मीर हमारा है ही, मैं एक काम करता हूँ इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को कहाँ ले गए, यूएनओ में। यूएनओ ने कहा क्या दिक्कत है भाई, उन्होंने कहा पहले तो लड़ाई शांत करो, वहीं की वहीं रुक जाओ, यहीं पे बीच में रुक गए। उन्होंने कहा फिलहाल कंट्रोल के लिए वहीं पे बॉर्डर बना लो, तो इसी को बनाया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बनाया गया, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर से पाकिस्तान आ गया, इधर से इंडिया। यूएनओ ने कहा कि भैया इस समय पर क्या किया जाएगा, पहले पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी क्योंकि आगे वही आई है, फिर इंडिया की सेना पीछे हटेगी, बाद में डिसाइड करेंगे कौन क्या है जनमत संग्रह से। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पाकिस्तान की सेना सेना कभी पीछे गई ही नहीं। अगर इन्हीं की जगह पर सरदार पटेल होते तो पता क्या करते, सीधा आर्मी बेस से मरवा देते सबको, वहां पर सेना वेना पीछे भजवा देते पाकिस्तान को, तब जाके कहते कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या लड़ाई, तो क्यों आ रहे थे यहाँ पे हमारे एरिया में। सरदार पटेल होते ये पीओ के जैसे झंझट ही ना होता। वो बहुत बोल्ड पर्सन है, ऐसे ही थोड़ी ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए इतना अखंड भारत है, अगर आपको विदेश जाने से किसी ने रोका है तो वो सरदार पटेल है ना। अगर आपकी पढ़ाई विदेश में नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरदार पटेल। अगर सरदार पटेल ना होते तो आप भी विदेश की यात्रा कर रहे होते, फॉरेन कंट्रीज में जाकर के पढ़ाई पढ़ रहे होते, हाँ ना, पढ़ रहे होते। कैसे, अरे बेवकूफ आदमी पढ़ रहे होते। अरे एक बात बताओ, मान लीजिए आप बिहार से यूपी जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो अभी तो आपका सेम स्टेट है, अगर सरदार पटेल ना होते तो ये अलग अलग देश बन जाते। तो फिर आप बिहार देश से निकल के यूपी देश में जाते ना पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली कोई जा रहा, मध्य प्रदेश से दिल्ली देश होते हुए यूपी देश में, और वहां से उत्तराखंड देश। ऐसा अगर ये बट जाता तो इसको यूनाइट करने वाले ही कौन थे, सरदार पटेल, वरना तो बहुत सारे देश यहाँ पे क्रिएट हो सकते थे, या फिर पाकिस्तान का एरिया और बड़ा हो सकता था। लक्षद्वीप में कुछ ऐसा ही हुआ, वहां पर इधर से पाकिस्तान के लोग जा रहे थे, इधर से भारत के लोग जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग पहले जा रहे थे, सरदार पटेल पहुंचे वहां जाकर के पैर रख दिया, बस कुछ मिनट बाद ही, मतलब कुछ घंटे बाद ही ये आ गए थे पाकिस्तान के लोग, ये तो हमारा हो गया, हमने पहले पैर रख दिया, हमने पहले पेन गाड़ दिया, मैंने पहले स्वाफी फेंक दी थी। सरदार पटेल क्या बोले, मैंने पहले स्वाफी फेंक दी थी, ये आइलैंड मेरा हुआ, अगर लड़ना है तो लड़ ले। अब उस समय भारत की इतनी बड़ी सेना वेना थी, कहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान लड़ता, तो इसको लक्षद्वीप को अपना बना लिया। तो ये बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ रही है बात। तो धीरे धीरे देखते देखते इन्होंने भैया इंडिया को बना लिया। खैर फाइनली जो कुछ भी रहा, 14 अगस्त की रात है, 14 अगस्त की रात है। 14 अगस्त को कौन आजाद हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, और 15 अगस्त को इंडिया आजाद हो गया। अच्छा आपको पता है इंडिया 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ, रात के 12 बजे आजाद हुआ था इंडिया। ये तो दिन में आजाद हुआ था पाकिस्तान, लेकिन इंडिया रात के 12 बजे आजाद हुआ था, पता है आपको।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि इंडिया को 15 अगस्त को आजाद करेंगे, तो उस समय भारत के ज्योतिषी लोग थे कुछ, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ, अगर इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो भारत में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाएगी। और जब राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाएगी ऐसा, तो फिर कौन चाहेगा? तो फिर इंडिया के लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया 15 अगस्त को आजाद हो, लेकिन अंग्रेजों ने तो डिसाइड कर रखा था। तो फिर मामला ये डिसाइड किया गया कि एक काम करते हैं, अब हमने तो डिसाइड कर दिया। अच्छा, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जो है अगली डेट कब से शुरू हो जाती थी? रात के 12 बजे से शुरू होती है। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में तो जब सुबह का भोर का समय होता है तभी शुरू होती है ना। जैसे कोई व्रत वगैरह रखते हो तो सुबह से काउंट होता है ना, रात को तो खा लेते हैं, 12 बजे 1 बजे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का समय हो जाना चाहिए। तो अब दोनों की बात माननी थी, तो फिर रात को ही 9-10 बजे से 6-7 बजे से तैयारियां शुरू हुई थी, रात 11 बजे तक सारी तैयारियां शुरू खत्म हो गई थी 14 अगस्त को। और 14 अगस्त की रात के 12 बजे भारत को आजाद किया गया, क्योंकि 12 बजे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग तो 15 तारीख हो गई थी और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 14 तारीख थी। ये थी कहानी। तो 15 अगस्त को इंडिया आजाद किया गया, लेकिन एक छोटी सी समस्या होगी भाई, एक छोटी सी समस्या होगी। बताओ क्या समस्या हुई? समस्या ये हो गई कि हम तो अपना संविधान बना रहे थे ना पूरे भारत का, और संविधान में इलेक्शंस वगैरह हो ही रखे थे, तो पूरे भारत देश के लिए संविधान बन रहा था लगभग 250 लोगों में से। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले तो 93 जो सीटें थी प्रिंसली स्टेट्स की, इन्होंने आने से मना कर दिया था, लेकिन अब ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिला लिया और कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में बन गई, तो अब तो इंडिपेंडेंट वाला कुछ सीन ही नहीं है। तो इस प्रिंसली स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को तो हमें संविधान सभा में एड ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया था जहां से सीटें थी वो 250 वाली, अब उसमें से कुछ सीटें कहां चली गई? पाकिस्तान में। तो फिर वो जगह खाली करनी पड़ेगी। और जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने सीटें छोड़ी थी, मतलब जो मुस्लिम थे मुस्लिम लीग के, वो छोड़ गए थे 73 सीटें, वो खाली पड़ी थी, अब उनका क्या किया जाए? इन्होंने कहा ना ना, अब संविधान सभा को दोबारा से रीअसेंबल करना पड़ेगा। और जब रीअसेंबल किया जाएगा तो आजादी के बाद किया गया, और कैसे किया गया याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 की तारीख है ये। इस दिन क्या किया गया मेरे भाई? बिफोर आफ्टर करेंगे हम, वो नहीं होता फेयर एंड लवली का ऐड आता है एक बिफोर आफ्टर वाला, वैसे ही हम करेंगे बिफोर आफ्टर। 15 अगस्त से पहले की कहानी क्या है बताइए मेरे भाई? कितनी सीटें हुआ करती थी? 389। इनको कैसे डिवाइड किया गया था? 296 और 93। 296 और 93। 296 कहां से थी? ब्रिटिश इंडिया से, यानी ब्रिटिश भारत से। और 93 कहां से थी? प्रिंसली स्टेट्स। हालांकि ये आई नहीं थी, ये तो आपको पता ही है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? देसी रियासतें। हालांकि ये लोग आए नहीं थे। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत। क्लियर? लेकिन आजादी के बाद इसमें कुछ चेंजेस किया गया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल भारत के लिए कितनी सीटें थी जो कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज की थी? वो कितनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान ने जो कहा था कि इतनी सीटें होनी चाहिए, जो प्रपोज की थी, वो कितनी सीटें थी? 389। अबे बेवकूफ आदमी हो, यही तो है 389। तो जब 389 को ऐसे डिवाइड किया गया था, हालांकि ये लोग आए नहीं थे, 296 आए थे, उसमें से भी 73 मुस्लिम लीग वाले चले गए थे। तो ये पूरे भारत के लिए थी, लेकिन भारत में थे। अब पाकिस्तान, प्रिंसली स्टेट तो बट गई है दोनों जगह, तो भारत में से पाकिस्तान अलग हो चुका है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन के आधार पर थी, हर 10 लाख लोगों के ऊपर कितनी सीट थी? हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट थी। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पॉपुलेशन पाकिस्तान में भी गई होगी। अब भारत में क्या पहले की बराबर पॉपुलेशन है? नहीं, कुछ पॉपुलेशन पाकिस्तान चली गई है, तो भारत की संविधान सभा में भी सीटें कम होनी चाहिए। तो भैया हुआ भी कुछ ऐसा ही, 90 सीटें कम हो गई। तो कितनी बची बताना जरा? 299। 299 को डिवाइड किया गया कैसे? 229 और 70, पक्की याद है? तो जैसे पहले 296 ब्रिटिश इंडिया से थी, अब 299 में से जो 70 हैं ये कहां से हो जाएंगी? प्रिंसली। इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि पहले प्रिंसली स्टेट की 93 सीटें थी, लेकिन 93 सीटें जितनी प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, तो सोचिए 70 कितनी, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट 70 में आ जाएंगी। इसका मतलब है ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला लिया था सरदार पटेल ने, तो 70 सीटें किसके लिए हो जाएंगी? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो जैसे पहले था 389, 296 और 93, अब क्या हो गया? 299, 70 प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और 229 किसके लिए? जल्दी बोलो। 229 सीटें कहां से होंगी? ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, अब थोड़ी ना हम गुलाम बनेंगे। इंडियन प्रोविंस
अब तक हम ब्रिटिश भारतीय लिखते रहेंगे हैं? और कहीं किसकी पढ़ाई चली? ब्रिटिश कैसी बात करें? इंडियन प्रोविंस, भारतीय प्रांत। तो प्रांत यानी कि भारतीय प्रांत। तो बताओ जरा, भारतीय प्रांतों से कितनी सीटें? 229। और प्रिंसली स्टेट से कितनी सीटें? 70। ये हुआ था आजादी के बाद। अब एक और समस्या है, लेकिन वो और सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। एक समस्या और है जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, वो क्या है? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं थोड़ा जल पी लूं? ठीक है, तुम इसे छाप लो, मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं भाई। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, और हमने जल पी लिया। लिख लिया वो, तो आगे बढ़े। स्वाद आ गया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, हो जाएगा, पर एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उससे कर लेते हैं। एक समस्या मेरी भाई पता क्या आ गई है? समस्या ये आ गई है, 15 अगस्त 1947। इससे पहले ये भारत देश है ना? हाँ या ना? यह संविधान सभा है? संविधान सभा का काम क्या है, जल्दी से बोलो। संविधान सभा का काम क्या है? या फिर ऐसा सुनो, ये भारत है, इस भारत में दो काम हो रहे हैं। क्या है? इस भारत देश को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? लॉज या फिर कानून। किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं? कानून। और दूसरा क्या है? भारत आजाद होने वाला है, तो इसके लिए और क्या बनाना है? संविधान बनाना। दूसरा काम क्या है? संविधान बनाना, यानी कि टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुझे बताएगा कि जस्ट आजादी से पहले संविधान कौन बना रहा था? क्या तुम में से कोई भी बता सकता है? संविधान कौन बना रहा था? अरे कौन बना रहा था? आवाज नहीं आ रही? अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी कि नहीं बना रही थी? जो इलेक्ट होकर के आई थी संविधान सभा, वो संविधान बना रही थी कि नहीं बना रही थी? बना रही थी। और कानून कौन बनाता था? ब्रिटिश। अंग्रेजी तो थे जो भारत के प्रशासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो आजादी से पहले देश को चलाने के लिए कानून बना रहे थे अंग्रेज। देश को चलाने के लिए कानून कौन बना रहे थे? अंग्रेज। और भारत के लिए संविधान कौन बना रहा था? संविधान सभा। अगर हम आजादी के बाद की बात करते हैं, तो आज भी ये संविधान बनाने का काम कौन कर रहा है? संविधान बनाने का काम कौन कर रही है? संविधान सभा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी संविधान सभा है ही। लेकिन समस्या क्या है कि आज भारत को चलाने के लिए लॉज या फिर कानून कौन बनाए? ये क्वेश्चन मार्क आकर के खड़ा हो गया। आज भारत को चलाने के लिए कानून कौन बनाए? अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए। या तो अंग्रेजों से कहा जाए, हे अंग्रेजों, जब तक हमारा संविधान नहीं बनता, कृपया तुम ही कानून बनाते रहो। अंग्रेज बनाते रहेंगे, हो सकता है उनका मन बदल जाए, फिर वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्शंस करवाए जाएं भारत में और चुना जाए सरकार को, वो कानून बनाए, हो सकता है आज चुन लो, 6 महीने बाद संविधान बन के पूरा हो जाए, फिर तो संविधान में जो है वही उसी तरीके से देश चलाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये संविधान सभा के लोग कहां से चुन करके आए हैं? देश में से चुन के आए हैं। जनता ने चाचा विधायकों को चुना और चाचा विधायकों ने संविधान सभा के लोगों को चुना। तो ये भी भारत में इनडायरेक्टली जनता से चुन करके आए हैं। तो जब तक संविधान बन रहा है, सोचिए ये वो लोग हैं जो भारत देश का संविधान बना रहे हैं। और कानून डेली तो बनाया नहीं जाता, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। क्यों ना इन्हीं से कह दिया जाए कि भाई जब जब जरूरत पड़े तुम ही कानून बना देना, जब जब जरूरत पड़े तुम ही कानून बना देना।
अरे भाई, जो लोग देश का संविधान बना सकते हैं, जिस संविधान के अकॉर्डिंग पूरा देश चलेगा, तो वो कभी कभी देश को चलाने के लिए कानून भी बना सकते हैं। तो इन्हीं लोगों से कह दिया गया कि हे लोगों, तुम ही संविधान का मतलब संविधान बनाने दो, तुम ही कानून बना देना। इन्होंने कहा ठीक है। तो ये अलग अलग डेट को मिलते थे, जैसे आज मिलेंगे तो आज संविधान बनाएंगे, तो पूरा दिन संविधान बनाने का काम करेंगे। कानून की जरूरत पड़ेगी तो कल मिलेंगे, और कल फिर संविधान को नहीं छेड़ेंगे, कल फिर कानून ही बनाएंगे। तो अलग अलग दिन ये काम किया करते थे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम कि संविधान सभा ने दो काम किए हैं? इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका एक काम नहीं था आजादी के बाद, इसके कितने काम थे? दो काम थे। इस संविधान सभा के आजादी के बाद मेरे भाई दो काम थे। कौन कौन से? एक तो काम था टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक काम तो जो पहले से चला आ रहा है वो क्या था? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बनाना। और दूसरा दूसरा काम क्या था? टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना। और कानून कौन बनाता है देश में आज? संसद। इसका मतलब क्या है कि आजादी के बाद और जब तक संविधान नहीं बन गया, लागू नहीं हो गया, उस तब तक वर्कड एज पार्लियामेंट, वर्कड एज पार्लियामेंट, संसद के रूप में भी काम किया है संविधान सभा ने। तो यही वो संविधान सभा थी जिसने संसद के रूप में भी काम किया है। अब बात आती है कि सर राजेंद्र प्रसाद के पास ऑलरेडी इतना काम था, तो फिर तो भैया जब जब संविधान सभा कानून बनाया करती थी, तब तब प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब जब संविधान सभा कानून बनाया करती थी, संविधान बनाती थी, तब तो राजेंद्र प्रसाद। और जब जब संविधान सभा कानून बनाया करती थी, उस समय जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे वो थे भैया गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। आगे चल के जब संविधान बन गया, संविधान सभा बन गई, इस लोकसभा बन गई, तो यही बने फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर भी यही बने थे। समझ गए? तो प्रेसिडेंट कौन कौन थे? और वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है कौन कौन थे, बताएंगे जरा जल्दी से। एच.सी. मुखर्जी। तो मैंने बताया दो प्रेसिडेंट थे और दो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे कौन से थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। आई बात समझ में अब? तो अब तक हमने क्या देखा? संविधान सभा बन चुकी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी अडॉप्ट कर चुकी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ चुका है, फ्लैग को अडॉप्ट कर चुकी है। इसके अलावा माउंटबेटन प्लान आ चुका है, भारत आजाद हो चुका है, और पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हो चुके हैं। संविधान सभा को दो काम मिल चुके हैं, संविधान बनाना भी और भैया आपका कानून बनाना भी। दोनों के अध्यक्ष बता दिए मैंने। अब बस थोड़ी सी बातें हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने ड्राफ्ट थे, पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, और फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था। एक तो ये चीज बतानी है। दूसरी चीज फिर मैं आपको बताऊंगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था, 24 जनवरी को उसको लागू कर दिया गया था। तो जिस समय बन के तैयार हो गया, लागू कर दिया गया, आखिरी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या स्वीकार किया गया था, और देन हम आएंगे कि संविधान में क्या क्या है, और फिर हम देखेंगे कि संविधान में जो क्या क्या है वो कहां कहां से लिया गया है। तो कल टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल के टॉपिक का नाम होगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब संविधान बन के पूरा हो गया तो उसकी क्या क्या स्पेशल विशेषता है वो, और कौन सी चीज कहां से ली गई है, एक ओवरव्यू देखेंगे। बाकी तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वो शुरू हो जाएगा, तो कल हम उसका ओवरव्यू करेंगे। परसों वाली क्लास में फिर हमारा शुरू हो जाएगा फर्स्ट पेज संविधान का। तो कल तो हम ओवरव्यू कर लेंगे, कल हमारा पूरा संविधान बन के रेडी हो जाएगा। क्या क्या है मैं उसका हल्का सा ब्रीफ दे दूंगा आपको, और सैलिएंट फीचर्स कहां से लिया गया वो। और फिर परसों हम क्या करेंगे, मतलब किसने बनाया, प्रेम नारायण रायजादा, कितना पैसा लगा, खर्चा क्या आया, एलिफेंट क्या था, सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद परसों से हम इसका पहला पेज खोल देंगे, और पहला पेज क्या है? इंट्रोडक्शन। और क्योंकि पहला पेज इंट्रोडक्शन है, उसको हम पढ़ेंगे परसों, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। तो पहला पेज पढ़ेंगे परसों, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे सबसे आखिरी पेज जिसमें लिखा है शेड्यूल्स नेक्स्ट डे, और उसके बाद बचेंगे हमारे पास पार्ट्स और आर्टिकल्स। देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर 1 शुरू करेंगे। उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पार्ट 1 शुरू करने से पहले जब हम प्रियम्बल भी कर लेंगे, शेड्यूल्स भी कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A करेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये देख लेंगे, क्वेश्चन बीच बीच में कर देंगे। फिर पार्ट 5 यानी यूनियन गवर्नमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
फिर इसके बाद आपका जो है लोकल गवर्नमेंट करेंगे, जुडिशरी करेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडीज करेंगे और हमारा पॉलिटी पूरा हो जाएगा। आया समझ में, मजा आया भाई? तो थैंक यू सो मच भाई क्लास में बने रहने के लिए आपका। और यहाँ तक रखते हैं आज की कहानी को, आप यहाँ तक नोट वोट कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।